हेलो 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 हेलो। हेलो प्यारे बच्चों। चलो भाई जल्दी से लाइव आ जाओ, अपना करते हैं एक और सेशन की शुरुआत। तो मेरी आवाज वगैरह सब आ रही ही है। सोचा आज आपको इलेक्ट्रिकल का योगा करा दूं मैं। हम्म। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे भाई और बहनों, ठीक ठाक हो आप लोग? सही हो? बढ़िया हो? चलो फिर आगे चलते हैं जी। डीसी ड्राइव का थोड़ा सा ऑपरेशन और किया जाए। अब जो कॉमन चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, वो डीसी और एसी ड्राइव दोनों में काम आ जाएगा। देखो बच्चों, हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का रियल में मतलब है क्या। जरा ये चीज समझते हैं। ये आपको वैसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा। अब लिखने में मुझे इसे समय लगता, तो मैं इसको जरा तुम्हें समझाता हूं कि है क्या। बहुत मजा आएगा। हम दोनों प्रकार की ड्राइव यहां जानेंगे भी, जैसे कि स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब जिनमें आप गति नियंत्रण जो करते हो ना, वो थायरिस्टर से करोगे। और एक डायनामिक थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं गति नियंत्रण करने के। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव को देखो, ये होता क्या है कि जब मोटर में उसकी गति नियंत्रण के लिए कंट्रोलर लगाते हैं, लेकिन यह लोड नहीं चलाता, तो इसे इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते हो। एक एग्जांपल समझो। जैसे कंट्रोलर है, अरे ऑन ऑफ, और मोटर है, इसे चला दिया आपने, लेकिन मोटर पर लोड नहीं है, मोटर पर कोई लोड नहीं लगाया, तो इसे क्या नाम दे देते हो आप? इलेक्ट्रिक ड्राइव कह लेते हो। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम समझाता हूं। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब क्या है कि जैसे पंखे के साथ रेगुलेटर तो लगा है, लेकिन आपने इसके ब्लेड निकाल दिए, जो पंखड़ी है ना, ये निकाल दी, तो इसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कह लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे कंट्रोलर भी है, मोटर भी है और लोड भी है। जब मोटर पर गति नियंत्रण के लिए कंट्रोलर लगा हो और लोड भी कनेक्ट कर दें, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। अब सर ये पावर, भाई देखो, मोटर जब किसी चीज को घुमाएगा तो या तो बेल्ट चेन कुछ तो लगाओगे। अभी इसके टाइप्स भी आएंगे, इसके टाइप्स भी बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, देखो, पावर ट्रांसमिट किससे होगे? शाफ्ट से और बेल्ट से करोगे भी, अलग अलग टाइप है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मतलब बताओ, आपको क्या समझ आया? ये याद रखने का ही है, और समझ में आ गया तो बिना रटे भी काम चल जाएगा। आपने कहा जब कंट्रोलर लगाएंगे और मोटर को लेते हैं, लेकिन लोड कनेक्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं वैद्युतीय ड्राइव। लेकिन जब हम लोड भी लगाते हैं, तो उसको कहते हैं वैद्युत ड्राइव सिस्टम। अब जरा बच्चों ये समझाता हूं कि एक होता है ओपन लूप सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। ओपन लूप सिस्टम सर कैसा है? देखो भाई, आपने कुछ इनपुट दिया। जैसे बच्चों आपके घरों में पंखा है, आपने इनपुट दिया। इनपुट का मतलब है आपने इसमें सप्लाई दी और ये चलने लगा। इसमें बच्चों आप ये सेट नहीं कर सकते, या इसमें ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता कि आपको अपना कमरा कितना ठंडा करना है। हाँ यार सर, बात तो आपकी सही है, इसमें नहीं कर सकते हम। तो बच्चों जहां पर, अच्छे एक एग्जांपल और समझ लो। जैसे आपने पानी को गर्म करना लगा दिया, तो आप ये सेट नहीं करते कि कितने डिग्री तक ये गर्म चाहिए। तो ये सारे ओपन लूप सिस्टम है।
अब गुरुजी क्लोज लूप समझाओ, क्लोज लूप क्या है। बच्चों आपके घरों में या अपने ऑफिस में, दफ्तर में, क्लास में कहीं आपने एसी देखा होगा, एयर कंडीशनर। तो जो एसी होता है उसमें आप टेम्परेचर सेट कर देते हो कि 20 डिग्री पर चले, तो जब तक ये ठंडा करता रहेगा जब तक कि 20 डिग्री टेम्परेचर ना कर दे। यार गुरुजी बात तो सही थी। जैसे आपने किसी चीज को माइक्रोवेव ओवन में रख दिया पकने के लिए, बेक होने के लिए, तो आप इसमें टेम्परेचर सेट कर देते हो कि कम, ज्यादा, मध्यम। तो ये क्लोज लूप सिस्टम होते हैं। क्लोज लूप सिस्टम में आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, यानी कि आपके अनुसार। लेकिन ओपन लूप में ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है वो क्लोज्ड लूप सिस्टम के अनुसार ही हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का जमाना है। आजकल ऑटोमेशन का जमाने का मतलब है कि सब चीजें प्रोग्रामिंग से पॉसिबल है। मोटर घूमेगा भी, जितना उसे टूल पर कटिंग करनी है वो करेगा भी, सामान को उठाएगा भी, नट को लगाएगा भी, टाइट भी करेगा, गाड़ी भी बनाएगा, हवाई जहाज भी बनाएगा, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपको ये लगता हो कि गुरुजी रोबोटिक्स में मोटर के बिना काम हो रहा है तो आप गलत हो। रोबोटिक्स में भी मोटर से ही खेल है। अब मोटर से कैसे है, तुमने रोबोट को कहा भाई पानी दे दे, तो ये क्या करेगा, टी कितने डिग्री पर उठाना है, कितने फुट से दबाना है, कहां पर रिलीज करना है। तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम समझो बेटा। जैसे इनपुट है भाई, प्रोसेस हुआ मोटर में, आउटपुट मिल जाए, ये ओपन लूप है। यानी कि यहां पर आपको क्या आउटपुट चाहिए वो तय नहीं किया जा सकता। तो यह सिंपल होता है, इसमें हमें अपने अनुसार आउटपुट नहीं मिल सकता, यह एक्यूरेट नहीं थे। अच्छा जी, जैसे इनपुट शक्ति दे दी, कंट्रोलर से ऑन ऑफ कर दिया, ये लोड लगा दिया, तो ये आउटपुट मिल गया। ये कहलाता है मेरे बच्चों पूरी व्यवस्था ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप क्या कहलाती है जी, ओपन लूप सिस्टम। गुरुजी क्लोज लूप सिस्टम बढ़िया है क्या? हाँ भाई, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। जितने भी ऑटोमेटिक स्वचालित चीजें बन रही है ना, वो सारी क्लोज लूप सिस्टम है। ये बनाने में कठिन होगा, ये हमारी इच्छा अनुसार ही लोड को चलाएगा, ये एक्यूरेट होंगे। और भैया सबसे बड़ी बात है, देखो ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता। इसमें बच्चों कोई फीडबैक नहीं है, लेकिन क्लोज लूप में इसमें फीडबैक होता है। अब तुम्हारे पेपर में ये चीज आ रखी है, बताओ। देखो बेटा, यहां लोड लगाया आपने, लोड से, लोड का मतलब क्या था यहां, सर ये तो आउटपुट है। अरे मोटर की शाफ्ट घूमेगी, तो बेटा इस आउटपुट से फीडबैक कहां लगा दिया, इनपुट। यहां से रखते हो, देखो रेफरेंस। सर रेफरेंस क्या भाई, जितना तुम्हें चाहिए इससे तुलना तो करेगा ये। जैसे एसी चलाते हो, या जैसे आपने कहा जी 1500 आरपीएम सेट कर दिए, तो भैया इसके लिए 1500 रेफरेंस है, तो ये फीडबैक लेगा। यहां से एरर सिग्नल मिलती है मेरे दोस्त, क्या, हम कौन सा सिग्नल, एरर सिग्नल। तो रेफरेंस और फीडबैक के अंतर को एरर सिग्नल बोलते हैं। रेफरेंस व फीडबैक के अंतर को एरर सिग्नल कहते हैं। रेफरेंस व फीडबैक के अंतर को एरर सिग्नल कहते हैं।
चलो बढ़िया बात है भाई। एरर सिग्नल, अब ये एरर सिग्नल जो होगा वो कहां जाएगा, कंट्रोलर पर। और देखो आप जो स्विच या रेगुलेटर है बेटा, उसी पर तो मेन सप्लाई है। अब यहां से मेन सप्लाई ये है किस पर, कंट्रोलर। कंट्रोलर से सिग्नल कहां है, मोटर पर, और मोटर से लोड चलेगा। तो ये होता है जी क्लोज लूप सिस्टम। अब देखो बेटा, एक तो ये प्रश्न था, देखो चाचा ये, अब यहां आ जाओ जरा। जैसे बच्चों आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाना है, ब्लॉक डायग्राम कैसे बता दूं क्या, ये है कोई पावर का सोर्स। अच्छा सर, भाई शक्ति तो देनी पड़ेगी। ये होते हैं यहां पावर कन्वर्टर। सर ये क्या है ये भी बताऊंगा। ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, यानी कि एससीआर बेस्ड कन्वर्टर। अभी लिखाऊंगा तुम्हें, एससीआर बेस्ड कन्वर्टर। ठीक है सर, ठीक है जी। ये दे दिया, यहां से हम भैया सप्लाई कहां देंगे, मोटर पर। मोटर ने लोड को चलाया, तो बेटा हमें फीडबैक लगाना। अब यहां से हमने एक फीडबैक सिग्नल बनाना था। तो सबसे पहले तो ये सेंस करेगा ना कि भाई कितने आरपीएम पे चल रहा है। ये यहां सेंसिंग यूनिट लगा दिया आपने, तो ये सेंस कर रहा है भाई। इसे फीडबैक कहां देना है, इनपुट के साथ तुलना करवाने में देना पड़ेगा। यहां लगा रखी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है रेफरेंस, पहले भी यही कहानी थी, रेफरेंस। पावर हमेशा कन्वर्टर, कन्वर्टर ये कोई और बीमारी ना है, सुन लो मेरी बात, यही है कंट्रोलर, यही है कंट्रोलर। अच्छा सर, अब फीडबैक और रेफरेंस के अंतर को क्या कहते थे, एरर सिग्नल। एरर सिग्नल। और भैया देखो अब याद रखना कि भैया यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, अभी बताऊंगा तुम्हें, फायरिंग एंगल, फायरिंग कोण। तो यहां इसका जो आउटपुट है ये किसके अनुसार होता है, ये होता है फायरिंग कोण के अनुसार। किस तरह का फीडबैक लगाते हो इलेक्ट्रिक ड्राइव में, तो ये लगा दिया आपने नेगेटिव फीडबैक, ये लगा दिया आपने नेगेटिव फीडबैक से। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो बढ़िया फीडबैक, जो बढ़िया एक सिस्टम है, वो बनाते हो आप क्लोज्ड लूप सिस्टम। और क्लोज लूप सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है फीडबैक। और भैया याद रखिएगा कि जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो मोटर के इनपुट का कार्य करता है। कंट्रोलर का आउटपुट मोटर के लिए इनपुट का कार्य, कंट्रोलर का आउटपुट मोटर के लिए इनपुट का कार्य करता है। कंट्रोलर का आउटपुट मोटर के लिए इनपुट का कार्य करता है जी। अच्छा कंट्रोलर का मतलब क्या है, कंट्रोलर या फिर कन्वर्टर का आउटपुट फायरिंग एंगल, फायरिंग कोण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, फायरिंग के कोण पर निर्भर करता है। अच्छा जी,
अब जरा ये आ जाओ बेटा कि जो आप मोटर बना रहे हो, स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर की कैसे करते हो, स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर की कैसे करते हो, इसे समझते हैं। किस आधार पे भैया? क्लोज्ड लूप सिस्टम के आधार पर। ठीक है सर, क्लोज्ड लूप सिस्टम के आधार पर, क्लोज्ड लूप सिस्टम के आधार पर कर रहे हो। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले शुरुआत यहां से हो। क्या जी? यहां है रेफरेंस सिग्नल। ठीक है सर, वो तो हमने पहले से पढ़ा है। ये है देखो बच्चों फीडबैक। एक एक चीज को समझते हैं। हाँ जी। तो गुरुजी यहां से आएगा नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव होता है तो बेटा नेगेटिव फीडबैक ही हम यहां पर यूज कर रहे थे। तो ये आता है जी स्पीड एरर सिग्नल। मान लिया तुम्हें चलाना 1500 पे है, चल 1400 रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आरपीएम। चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एरर सिग्नल होता है ना, इसका मान उतना ज्यादा नहीं भी हो सकता, तो भैया एम्पलीफायर लगा देते हैं। यह एरर सिग्नल के मान को बढ़ा देता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफिकेशन करना। फिर क्या है गुरुजी? फिर ये कुछ और नहीं, ये लगा रखा है पूरा आपने कंट्रोलर यानी कि कन्वर्टर। सर ये फायरिंग सर्किट क्या है भी बताऊंगा। यह एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब कन्वर्टर का आउटपुट किस पे देना है? डीसी मोटर पे देना है। तो कन्वर्टर का आउटपुट मोटर पर एक इनपुट के रूप में देना है। कन्वर्टर का आउटपुट मोटर पर एक इनपुट के रूप में दे देते हैं। ठीक है सर। सर जो फीडबैक है, फीडबैक के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अब देखना जरा, तुम सवाल लगा के ना पी वाई क्यू सी वाई क्यू जो मर्जी लगा लो, दनादन ठोक दोगे सवाल को। गुरुजी ये बताओ फीडबैक के लिए कौन सी मशीन को लगाते हैं? तो बच्चों फीडबैक के लिए इस्तेमाल होगा टैको जनरेटर। क्या लगाते हो फीडबैक के लिए? जो सेंसिंग यूनिट थी ना, ये वाली जो सेंस कर रही थी, ये लगाओगे टैको जनरेटर। सर टैको जनरेटर होता क्या है? यह एक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है जो मोटर की गति के अनुसार फीडबैक दे देगा। अच्छा सर, अब इसे साधारण शब्दों में समझाओ हमें कि मामला है क्या। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये मोटर के आर्मेचर बना के दिखा दी। ठीक है सर, ये दिखा दी। तो मैं ये समझा रहा हूं तुम्हें, ये तो पूरा आपने आर्मेचर बना लिया। ये बना दिया आपने आर्मेचर। यहां आपको इनपुट देना है बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट देना है बी। तो देखो इसमें फायदा क्या है, इसमें अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत ना है। देखो क्या सिखाया है मैंने तुम्हें, तुरंत समझ आएगा तुम्हारी कि सर क्या पढ़ा रहे हो। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, एन समानुपाती वी माइनस आई ए आर ए
फाइव फाइव है, तो अगर मैं v को बदल दूं तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। v जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे गति बदल जाएगी। तो सर क्या किया जाए? मैं क्या कर दिया, देखो मैंने लगा दिया यहां एक, मैंने यहां एक, अभी सिखाऊंगा तुम्हें, एक फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा दिया। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा दिया। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जब हमने लगाया तो भैया इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। इस फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का आउटपुट, इस रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट तुम्हारे हाथ में होगा कंट्रोल्ड। कैसे बताऊंगा ये भी, ये आप अब मोटर पर दे दो तो इसका जो आउटपुट है वो मोटर के लिए इनपुट का काम कर रहा है। यही तो मामला था पूरा। अच्छा, मैं ये समझा रहा हूं ये वाला, तो हमें ये काम करना है जी मुख्य रूप से। देख पर बच्चों, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो अगर मैं ये कहूं आपको कि टैको जनरेटर बताओ कौन सा है, तो ये होता है एक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर जो कि फीडबैक के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये करता है फायरिंग एंगल के ऊपर। अभी मैं सिखाऊंगा ये। आउटपुट फायरिंग कोण के ऊपर निर्भर करता। क्या करोगे देखो कि फायरिंग कोण आउट, एक मिनट,
चलो भाई, आउटपुट फायरिंग कोण पर निर्भर करेगा। और आगे मामला और सेट करें। देखो भाई, तुम्हारे पे एक पर्सन आया था यो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तुम्हारे में जोश बढ़ेगा कि डीसी ड्राइव सिस्टम की गति विनियमन इकाई ऑपरेटर के निर्देश की फीडबैक संकेतों के साथ तुलना करती है और उपयुक्त संकेत भेजती है। अच्छा गुरुजी, जरा यहां देखो भाई, यही तो है फायरिंग सर्किट भाई। फीडबैक के साथ तुलना करके एक एरर सिग्नल आया। कभी तुम्हें लगा गुरुजी एम्पलीफायर, भाई कई जगह पर तुम यूज करोगे जहां सिग्नल कमजोर है, एम्पलीफायर को यूज कर लो, अन्यथा मत करो। तो ये एरर सिग्नल जाएगा कहां? यही तो जाएगा फायरिंग सर्किट पे, यही तो जाएगा सीधा। क्या लगा के रखोगे यहां? देखो ये एरर सिग्नल आगे, ये किस पे गया? ये सर्किट पावर कन्वर्टर। और पावर कन्वर्टर अकेला तो नाचेगा नहीं, पावर कन्वर्टर के साथ में एक सर्किट छोटी सी बनाते हैं, फायरिंग सर्किट। कई बार सिर्फ कन्वर्टर ही यूज कर लेते हैं लिखते समय। तो बताइए भाई और बहनों, तो आपके हिसाब से क्या होता? तो आप तुरंत ये बोलेंगे कि फायरिंग सर्किट पर भेजते हैं उस सिग्नल को। तो फायरिंग सर्किट फिर अपने हिसाब से, देखो दिखा भी रखा, फीडबैक आया, रेफरेंस से तुलना करी, एरर सिग्नल आ गया। देखो एरर सिग्नल कहां दोगे? क्योंकि कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फायरिंग कोण के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सवाल आया था जी आपके पास लास्ट टाइम। टैको जनरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। चलो बच्चों, अब समझते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रिक ड्राइव के कितने प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, ड्राइव का मतलब क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं क्या? डीसी मोटर जब किसी लोड को चला रहा है तो डीसी ड्राइव है। एसी मोटर जब किसी लोड को चला रहा है तो वो एसी ड्राइव है जी। बस मोटर के साथ में स्पीड कंट्रोल करने की व्यवस्था हो। अब लोड को चला रहा है तो लोड तो जुड़ा है, तो ड्राइव कहने लग गए। तो जब डीसी मोटर को किसी लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और गति नियंत्रण की जा सके तो इसको डीसी ड्राइव। और डीसी की जगह जब एसी लगा दोगे तो भैया एसी ड्राइव। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास में ड्राइव के कितने टाइप होते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास में जो ड्राइव है वो कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ ड्राइव, एक होती है ग्रुप ड्राइव। ये बताओ कि कितने, ओ बहुत जोर से लगा है स्क्रीन पे, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो जब तेल पिड़वाने, आटा चक्की में आटा पिसवाने के लिए, चावल धान को कुटवाने के लिए जाते होंगे, बहुत बच्चे गए होंगे। तो आपने एक चीज देखी होगी कि सर एक ही मोटर है, एक मोटर है और अकेला मोटर पे देखो ये सारी शाफ्ट ना ऐसे जुड़ रखी है। देखो एक मोटर किसे चला रहा है, एक मोटर, अब एक मोटर की है ना पुली है, ये जो ये दिख रही है ना, अच्छा तुम्हें ये पुली है अलग, ये पुली बना दी। देखो इस मोटर की पुली से बेल्ट लगा दी दूसरे, ये देखो यहां, ये फिर एक और शाफ्ट ये ले रखी तुमने ये। अच्छा सर, तो देखो बच्चों ये पूरी घूमेगी। ये पूरी घूमेगी, एक शाफ्ट थी में। ठीक है जी।
तो बेटा ये मोटर अकेला जब घूमा तो ये भी घूमने लगी, बेल्ट से लगा दिया तुमने। ठीक है गुरुजी। इसे मेन शाफ्ट नाम दे दिया, इसे लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहते हैं। इसी ड्राइव को लाइन शाफ्ट ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। तो सर ये पूरी जो शाफ्ट थी घूमने लगी। अब हमने क्या काम कर दिया, एक पुली ये ले रखी थी, देख लो जुगाड़, और एक पुली इस पे ये लगा रखी। गुरुजी हमने डायरेक्ट मशीन नहीं जोड़ी, हमने क्या कर दिया, यहां एक मशीन ये ले रखी। देखो भाई जब पुली ये है तो तुम इस पुली पे पट्टा तो चढ़ाओगे, एक मशीन पे शाफ्ट ये थी तो भैया ये लगा दी। तो एक मशीन तो इसने ये चला दी, इस मशीन पे तुमने आटा पीस लिया, एक ही मोटर है। हाँ फिर तुमने कहा जी कि ये वाली जो शाफ्ट थी ये मुझे अपोजिट डायरेक्शन में घुमानी थी, तो भाई इस पे आप चाहो तो एक अपोजिट विपरीत दिशा में घूमने वाली भाई बेल्ट लगा ली। फिर इस पे पुली चढ़ा दी तुमने, फिर एक शाफ्ट तुम्हारे पास ये बन गई, जिसको अगर विपरीत दिशा में चलाने के लिए आप तैयार करोगे तो इसे काउंटर शाफ्ट। ठीक है सर। इस पुली से ये पुली थी, पट्टा चढ़ा दिया, बेल्ट चढ़ा दी, एक मशीन ये लगा दी। लो भाई इस पे गेहूं पीस लो, इस पे सरसों से तेल निकाल लो। इस पूरे में ये बताओ, ये बच्चों इस पूरे में मुझे ये बता दो कि आपने ये जो मशीन है ना, ये गेहूं से आटा पीसने की, सरसों से तेल निकालने की, मतलब भिन्न भिन्न कार्यों के लिए है। मोटर कितना इस्तेमाल हो गए गुरुजी, ये तो हमने देखा है बहुत जगह पर, आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। एक ही मोटर ने इन्हें सबको दनादन अपना चला दिया। लेकिन दिक्कत एक है कि इसमें अकेले मोटर, माना इसमें मुझे ये मशीन, केवल ये मशीन इस्तेमाल करनी थी, तो मुझे मोटर चला के पूरे सिस्टम वाली ये ड्राइव यानी पूरे सिस्टम वाली शाफ्ट तो घुमानी पड़ेगी। दूसरा मुझे इसकी गति अलग करनी थी, इसकी गति अलग करनी थी, तो अलग अलग मशीन की गति नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिकली समझो ना प्लीज, ये टॉपिक बोरिंग है ही नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है अगर समझने वाले हुए तो। इस ड्राइव में एक मोटर पूरे शाफ्ट को चलाता है तथा इस शाफ्ट पर बहुत सारे लोड जुड़े रहते हैं। इसमें दक्षता व शक्ति गुणांक तो जी ठीक थे। क्यों ये दक्षता शक्ति गुणांक केवल अच्छी तब है जब बड़े लोड, सारे लोड जुड़े हों, तब अच्छी है, नहीं तो नहीं है अच्छी। तो दक्षता अच्छी कब है, जब सारे लोड चले, केवल तभी अच्छी है। इसमें अलग अलग लोड को कंट्रोल करने की कोई सुविधा ना है। चलिए, बनावट तो मुश्किल है। इसमें एक बार डिजाइन के बाद कुछ भी जोड़ना, एक बार आपने डिजाइन कर दिया, कुछ भी जोड़ना थोड़ा कठिन रहेगा। फिर तुम्हें, अब ये शाफ्ट है भाई, एक मोटर आपने एक रेटिंग वाला लगा लिया, तो एक ही बार में जितने डिजाइन करना वो कर लो। बाद में कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है, पूरा खोलना वोलना पड़ता है। अगर इसमें किसी एक लोड को भी चलाना होगा तो पूरे सिस्टम को ऑन करेंगे। कम लोड पर इसकी एफिशिएंसी कम होती है, मैंने लिख दिया देखो। सारे लोड चलाओगे तो दक्षता अच्छी है, अन्यथा कम लोड पर दक्षता कम। अच्छा सर, यहां देखो जरा, एक फिर इसका एक समाधान निकाल दिया कि देखो गुरुजी एक बात बताओ, ये सब ड्रामा करने की बजाय एक मोटर छोटी रेटिंग का इसे चलाने के लिए ले लेते हैं, एक मोटर छोटी रेटिंग का इसे चलाने के लिए ले लेते हैं, एक मोटर छोटी रेटिंग का इसे चलाने के लिए ले लेते हैं, तो तब भी तो बात सही है, तब भी तो बात वही है। तो हमने लगा दिया इंडिविजुअल ड्राइव, अकेले अकेला ड्राइव, इंडिविजुअल अकेला ड्राइव। इसका मतलब क्या है कि एक मोटर एक मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। एक यह लोड को एक ही दिशा में चलाता है। जब अलग अलग लोड को चलाने के लिए अलग मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो इंडिविजुअल ड्राइव है। इसके फायदे देखो, अब अकेला अकेला मोटर अकेले अकेले लोड के लिए व्यवस्थित या तैयार किया गया है, तो अकेले अकेले को
अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो, साफ स्वच्छ है। एक मोटर खराब होने पर बेटा इसमें एक ही मोटर था, वो ही फूक गया, जल गया, बर्बाद हो गया, तो ये सब बैठ जाएगा, सब गया। लेकिन इसमें मोटर अब हर मशीन के लिए अलग है। अगर आटा चक्की वाला मोटर खराब हो गया तो बाकी तो चल जाएंगे, लेकिन अगर पहले वाले में आप देखते एक मोटर गया तो पूरा सिस्टम खत्म। जो लोड चलाना है वही मोटर ऑन करो, इससे पावर सेविंग संभव है, पुराने वाले में संभव नहीं थी। एक हो गया मल्टी मोटर ड्राइव। जरा सोचो बच्चों, एक मोटर, इसे नाम दे दिया इंडिविजुअल ड्राइव। जैसे तुमने देखा होगा, लिफ्ट देखी, क्रेन देखी, जैसे किसी लोड को ऊपर लाए, फिर मैं कहूं बेटा दाएं बाएं घूम जाओ, ये तो इसमें जो मोटर है नीचे से ऊपर उठाने वाला भी चलना चाहिए, दाएं बाएं घुमाने वाला भी चलना चाहिए। यानी कि जब एक ही लोड को भिन्न भिन्न दिशाओं में चलाने के लिए कोई जरूरत होती है तो हम लगाते हैं मल्टी मोटर ड्राइव। एक ही लोड पर ये अलग अलग मोटर फिट कर दो, एक ही लोड पर ये अलग अलग मोटर फिट है, अलग अलग डायरेक्शन में ऑपरेट करवाने के लिए। इसमें एक लोड को एक से ज्यादा मोटर चला लेते हैं, इसमें अलग दिशाओं में गति के लिए अलग मोटर यूज करते हैं, क्रेन में, रोबोट में, जेसीबी में, ठीक है, इनमें इस्तेमाल होती है। अब देखो बेटा, ये मैंने सुबह भी पढ़ाया था तुम्हें, ये हमने यहां सुबह भी पढ़ा था। आ जाओ जरा बताऊं, हमें 4 क्वाड्रेंट ड्राइव होती है हमारे पास में, 4 क्वाड्रेंट ड्राइव होती है हमारे पास में। अच्छा गुरुजी, हाँ जी, जैसे 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है तो पहले क्वाड्रेंट में देखो, एक बात बताओ बेटा, गति, गति क्या है, घूमेगा, दोनों समान दिशा में है, देख लो, गति व मोटर गति, ऐसे लिख लो, मोटर गति मोटर गति क्या है, धनात्मक, आघूर्ण क्या है, ऋणात्मक। ओ क्षमा चाहता हूं, आघूर्ण क्या है, धनात्मक। तो इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। इसका मतलब ये भी लिख सकते हो कि मोटर गति व आघूर्ण दोनों समान दिशा में होते हैं। मोटर गति व आघूर्ण समान दिशा में होते हैं। मोटर गति व आघूर्ण समान दिशा में होते हैं। देखो बच्चों, इसमें गति तो वही है, गति क्या होगी, धनात्मक। देखो आघूर्ण क्या ले लिया, आघूर्ण क्या ले लो, ऋणात्मक। तो भैया ये कहलाता है कि फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, ये कहलाता है अग्रिम ब्रेकिंग मोड। अग्रिम ब्रेकिंग मोड, बेटा अग्रिम ब्रेकिंग मोड को सेकंड में पहले पढ़ चुके हो, इसी को हम फॉरवर्ड जनरेटिंग मोड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर देखो, आघूर्ण भी ऋणात्मक और भैया गति भी ऋणात्मक। तो ये कहलाता है रिवर्स मोटरिंग मोड। क्या लिख रखा देखो, रिवर्स मोटरिंग
मोड। यहां देखो स्पीड ऋणात्मक है, गति ऋणात्मक और टॉर्क धनात्मक। आघूर्ण धनात्मक क्या होता है? रिवर्स ब्रेकिंग मोड या रिवर्स जनरेटिंग मोड। देखो ठीक है बच्चों, बेटा जितनी चीजें तुम्हें लिखवा रहा हूं, दे रहा हूं ना, गारंटी ले रहा हूं, अगर कोई संस्थान तुम्हें नोट करवा दे चीजें या दे दे सारी चीजें इस अमाउंट में, आसपास भी नहीं भटकने देंगे और ये बोल के अपना पीछे छुड़ा लेंगे ये मत करो वो मत करो। जब सिलेबस है डी से ड्राइव तो सारी चीजें करोगे ना मेरे भाई। अभी एक छोटा सा सेशन और लूंगा, मुझे ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये खत्म हो गया तो मैं पीपीटी तैयार करता हूँ थोड़ी सी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 11:15 के आसपास। हाँ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।